नमस्कार बच्चों आज क्लास 12 में हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें आज हमारा चैप्टर फर्स्ट रहेगा जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपको एकदम डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। और आपसे वादा करता हूँ आज से हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी वीडियो मिस नहीं किया करेंगे। और फिजिक्स आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि सीधा आपके माइंड में उतर जाएगा। और याद रखना, फिजिक्स आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो हमारा आज का चैप्टर है बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत आवेश। बच्चों सबसे पहले हमारा बात रहेगा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश में बच्चों अगर देखा जाए, सबसे पहला शब्द आ रहा है हमारा वैद्युत। वैद्युत क्या है? वैद्युत यानी बिजली। तो आपको बता दें, जैसे प्रकाशिक ऊर्जा है ना, प्रकाश वाली ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। स्थितिज ऊर्जा है ना, ये क्या है? एनर्जी है। यानी प्रकाशिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जिस टाइप से ये ऊर्जाएं हैं उसी टाइप से वैद्युत भी एक ऊर्जा है। क्या है? वैद्युत भी एक ऊर्जा है। उसी टाइप से वैद्युत भी एक ऊर्जा है। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि वैद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे हुई? ये तो क्लियर है कि वैद्युत यानी बिजली एक ऊर्जा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि वैद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब क्या नाम, इसका बेसिक फंडा क्या है। बच्चों सबसे पहले उसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत आवेश। हमने वैद्युत क्या है? एक टाइप की ऊर्जा है। उसके बाद हम बात करते हैं आवेश यानी चार्ज। आवेश यानी चार्ज क्या है? तो सबसे पहले हम कुछ आपको संक्षिप्त में बताएंगे, उसके बाद हम चार्ज के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। डिटेल में बिल्कुल चार्ज की उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसे, एकदम डिटेल में समझाएंगे। पहले संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं, देखिए चार्ज क्या है? चार्ज पदार्थों का या पदार्थ का एक गुण है। पदार्थ का एक गुण है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने की वजह से उन पदार्थों के मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल की उत्पत्ति हो जाती है। यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे गुण को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के गुण को एक नाम दिया गया आवेश। क्या नाम दिया गया? आवेश नाम दिया गया। तो संक्षिप्त में हम यूं कह सकते हैं, लेकिन अब हम आपको डिटेल में बताएंगे आखिरकार आवेश की उत्पत्ति हुई तो हुई कहां से। आपको बच्चों बता दें कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था जिनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, इन्होंने क्या किया, जब आसमान में बादल छाए हुए थे, एक बार जो पतंग उड़ा रहे थे आसमान में इस टाइप से, तो उसमें बादल छाए हुए, तो हुआ क्या, बादल आपस में गरजे। तो वहां पर जो प्रकाश उत्पन्न हुआ बादल गरजने से, जो लाइट उत्पन्न हुई, तो इन्होंने इस लाइट को नाम दे दिया बिजली। क्या नाम दिया? बिजली। लेकिन अब उसका रीजन क्या था, क्यों इन्होंने इस लाइट को बिजली नाम दिया? क्योंकि इनका ये मानना था, ये पहले से ही इस चीज को अज्यूम कर चुके थे, यानी इनका ये मानना था कि बादल जब आपस में गरजते हैं तो उनके मध्य का नाम टक्करें होती हैं। टक्करों के कारण वहां पर घर्षण, यानी बिजली उत्पन्न होने का मायने, इनका जो फंडा था वो था घर्षण। इनका ये मानना था कि टक्करें होंगी तो घर्षण उत्पन्न होगा। टक्करें अगर बादलों में आपस में होंगी तो वहां पर घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण की वजह से क्या उत्पन्न होगा? बिजली उत्पन्न होगी। ये इनका मानना था, इनका बेंजामिन फ्रैंकलिन का। अब घर्षण, अब इसी के आधार पर, इसी बात को इन्होंने बेस बना करके, का नाम आधार बना करके कई ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए और ये साबित किया कि बिजली जो है घर्षण के ही कारण उत्पन्न होती है। किस चीज को इन्होंने बेस माना कि जब बादल आपस में गरजे, तो इनका ये मानना था कि बादल जब आपस में गरजते हैं तो उनके मध्य में घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण की वजह से वहां पर लाइट उत्पन्न होती है। तो इसी लाइट को उन्होंने क्या नाम दे दिया? बिजली नाम दिया, वैद्युत नाम दिया।
तो इसी चीज को इन्होंने बेस मान करके कई एक्सपेरिमेंट किए और ये साबित करने की कोशिश की कि बिजली आखिर का नाम वैद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो इनका पहला एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ ली, इसकी कांच की समुद्र छड़ है, इसकी एक कांच की है। इन्होंने इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, एक पहली कांच की छड़ है, इसे रेशम से रगड़ा और रगड़ने के बाद एक धागे से इस टाइप से लटका दिया, एक धागे से इस टाइप से लटका दिया। ये पहली कांच की छड़ है, ठीक, कांच की छड़, कांच की छड़। इसके बाद इन्होंने एक दूसरी कांच की छड़ ली और फिर इन्होंने रेशम से रगड़ा उसे और इसके बाद इन्होंने इस दूसरी कांच की छड़ को भी इस टाइप से क्या किया, लटका दिया। दूसरी कांच की छड़, ये पहली कांच की छड़, ये सेकंड कांच की छड़ है। तो इन्होंने क्या देखा कि इनके मध्य क्या उत्पन्न हो रहा था, इनके मध्य में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो रहा था। क्या उत्पन्न हो रहा था बच्चों, प्रतिकर्षण उत्पन्न हो रहा था। इनके मध्य में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो रहा था, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा था। फिर इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने उसके बाद एक रबड़ लिया, रबड़, और इसको रगड़ा। एक फर नामक एक पदार्थ होता है, रबड़ को इस फर नामक पदार्थ से रगड़ा। तो उन्होंने क्या पाया कि रबड़ भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। और रबड़ का ये पहला टुकड़ा है, लटका दिया, और उन्होंने रबड़ का दूसरा टुकड़ा लिया, उसको भी फर नामक पदार्थ से रगड़ा और इसको भी इस टाइप से लटका दिया। तो इन्होंने क्या देखा, ये रबड़ के समझो छड़े हैं एक तरीका से, ठीक, ये पहली रबड़ की छड़ और ये दूसरी रबड़ की छड़ है। इस टाइप से उन्होंने इसे लटका दिया। तो इनके मध्य भी क्या उत्पन्न हो रहा था, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा था। यानी इन्होंने क्या किया, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो क्या उत्पन्न हो रहा था, पहली कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और एक धागे से लटका दिया, दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, एक धागे से लटका दिया। तो इन दोनों कांच की छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, एक रबड़ की एक पहली छड़ ली, जिसे फर नामक पदार्थ से रगड़ा और रगड़ने के बाद कलम धागे से लटका दिया, और रबड़ की एक दूसरी छड़ ली, जिसे फर नामक पदार्थ से रगड़ा और रगड़ने के बाद फिर उसे धागे से लटका दिया। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक कांच की छड़ उठाई, यहाँ से एक कांच की छड़ उठाई, ठीक, और यहाँ से एक रबड़ की छड़ उठाई, ये कांच वाली समझो और ये रबड़ वाली। तो इनके मध्य में आकर्षण उत्पन्न हो रहा था। क्या उत्पन्न हो रहा था, आकर्षण। फिर इनके माइंड में ये विचार आया कि ऐसा हो क्यों रहा, इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो रहा है, इनके मध्य में आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे गुण को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसे गुण को एक नाम दिया, क्या, आवेश। ऐसे गुण को क्या नाम दिया, आवेश। इन्होंने सोचा कि ये पदार्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों कर रहे हैं, आकर्षित क्यों कर रहे हैं, इनके मध्य कोई तो प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, आवेश नाम दे दिया। अब इन्होंने अज्यूम किया, इन्होंने मान लिया कि रबर अगर, क्योंकि समान, आपको बता दें, समान चार्ज प्लस प्लस हो तब भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, ठीक। अगर माइनस माइनस है तब भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर प्लस माइनस यानी असमान है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इन्होंने अज्यूम कर लिया कि कांच की छड़ पर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है और रबर पर नेगेटिव चार्ज है। इन्होंने ये अज्यूम किया। और जब इन्होंने ये कांच की छड़ पॉजिटिव वाली इधर लाए और ये रबड़ की छड़ नेगेटिव वाली एक दूसरे के समीप लाए, तो इनके मध्य क्या उत्पन्न हुआ, आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। तो इन्होंने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला आवेश होता है धन आवेश और दूसरा आवेश होता है ऋण आवेश, ठीक। इनका ये मानना था, कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, नंबर दो ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। इस चीज को उन्होंने ये साबित कर दिया। लेकिन इसके इनके बाद कई ज्यादा साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इनकी बात को ज्यादा सही नहीं समझा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस चीज को माना था, देखा मतलब कुछ नहीं समझ पाया, तो सिर्फ अज्यूम कर लिया कि भाई कांच की छड़ पर हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं और रबड़ की जो छड़ है हम उस पर नेगेटिव चार्ज मान रहे हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव को पास लाए तो इनके मध्य में आकर्षण उत्पन्न हुआ, माना था। तो अन्य साइंटिस्टों ने इनकी बात को ज्यादा सही नहीं माना। ठीक, तो इसके इसीलिए ये ज्यादा जो आवेश की उत्पत्ति है ज्यादा अच्छी नहीं बताई जाती है। तो इसके बाद क्या कहानी हुई आवेश की उत्पत्ति की, हमें दूसरा आपको का नाम मैटर बता रहे हैं कि दूसरे तरीके से आवेश कैसे उत्पन्न होगा। ठीक, इस टाइप से आवेश उत्पन्न हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बच्चों यह है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा आवेश की उत्पत्ति, ये ज्यादा फंडा सही माना गया। कैसे? अब जो एक चीज रखना समझना कि अगर हम कोई दो वस्तुएं ले लें, ये समझो ये वाली वस्तु एक दूसरी वस्तु है, ये पहली वस्तु दूसरी वस्तु है, ये कैसी होती है वस्तुएं जितनी भी संसार में होती हैं बच्चों, याद रखना, तो न्यूट्रल यानी उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। उदासीन का मतलब क्या? उदासीन का मतलब क्या है? आप किस चीज से उदासीन का मतलब बच्चों ये है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब इनके ऊपर जो नेट चार्ज वो क्या है बच्चों? नेट चार्ज जीरो है, याद रखना। नेट चार्ज जीरो है, ये मत कहना कि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, बट जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कैसे हैं? बराबर, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ठीक, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? उदासीन वस्तुएं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर हो तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? उदासीन वस्तु। तो उदासीन का मतलब यही होता है कि इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर है। अब बच्चों चार्ज के बेस पर वस्तुएं तीन टाइप की हम मान सकते हैं। कैसे? अगर पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, जिस वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होंगे बच्चों, वो ऐसी वस्तु उदासीन कहलाएगी, उदासीन वस्तु कहलाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी अगर प्रोटॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन से अधिक है, इलेक्ट्रॉन से अधिक है, तो ऐसी वस्तु बच्चों क्या कहलाएगी? धनात्मक, धनावेशित वस्तु। ठीक, धनावेशित वस्तु। अब बच्चों तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी टाइप की वस्तु क्या बनेगी? ये नेगेटिव चार्ज समझो, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनका मान प्रोटॉन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों का मान प्रोटॉनों से ज्यादा है, तो ऐसे केस में ये वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाएगी, यानी इस वस्तु पर ऋणात्मक चार्ज है। कौन सा ऑप्शन चार्ज है? ऋणात्मक, यानी प्रोटॉन का मान अगर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो समझो धनात्मक वस्तु कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन का मान प्रोटॉन से ज्यादा होगा तो वस्तु ऋणात्मक कहलाएगी, यानी ऋणात्मक वस्तु पर आवेश होगा। अब जो हम बात करेंगे कि आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, यानी आवेश के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा वस्तु चार्ज आखिर कैसे होती है? जरा ध्यान से सुनना, वस्तु चार्ज कैसे होती है? अब देखिए ये कोई उदासीन वस्तु है, ये कोई दूसरी उदासीन वस्तु है। ठीक, अब फर्ज करो इस वस्तु ने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए इस टाइप से। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन इसने
ट्रांसफर किए इस वस्तु पर, तो जो इस पर आएगा +5 ही चार्ज यानी +5 चार्ज, ठीक, और इस पर आएगा -5 चार्ज। क्यों? क्योंकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कोई मतलब अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि उदासीन वस्तुओं को कैसे चार्ज किया जा सकता है, तो आपका एक यही आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा। जिस वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देंगे उस पर ऋणावेशित वस्तु हो जाएगी और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो धनावेशित वस्तु हो जाएगी। तो इस पर ये धनात्मक आवेश आ गया, ठीक, और इस पर ये ऋणात्मक आवेश आ गया। इस टाइप से दोनों वस्तु कैसी हो गई, ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गई, ये नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो गई। अब बच्चों बात करते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों आपको बता दें, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है Q बराबर m E, ठीक, जहां m का मान क्या होता है +-1 +-2 +-3 +-4 इस टाइप से। मतलब क्या है इसका? मतलब बच्चों ये होता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा है, किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा है, उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज यानी क्या है? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी वस्तु में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, इसे हम पूर्ण गुणज कहते हैं, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण गुणज कहते हैं। मतलब जैसे अगर हम ये हमारी पहली वस्तु थी, दूसरी वस्तु की, अगर हम इस वस्तु से कहें तुम इसे इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, तुम इसे इलेक्ट्रॉन दो, तो ये वाली वस्तु, पहली वस्तु सेकंड वस्तु को इलेक्ट्रॉन अगर देगी, तो बच्चों पहली वस्तु सेकंड वस्तु को इलेक्ट्रॉन या तो 1 देगी या 2 इलेक्ट्रॉन देगी या 3 इलेक्ट्रॉन देगी या 4 देगी या 5 या 6 या 7, क्या होगा 7.5 देगी, 8 देगी? नहीं ना, ऐसा नहीं। 8.5 7.5 ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या है, आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीमीटर का सिद्धांत। तो अगर आएगा आवेश का क्वांटीमीटर का सिद्धांत क्या होता है, तो आप यही लिखना डेफिनेशन में कि किसी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है या किसी वस्तु में आवेश की जो मात्रा होती है, वो उस पदार्थ में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। 1 इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। इस चीज को आप याद रखना। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। इसके बाद हम आपको बच्चों बताएंगे कि कूलॉम का नियम क्या होता है, और हम आपको बता दें कि आवेश का जो यूनिट होता है बच्चों, इसका जो यूनिट होता है कूलॉम होता है, ठीक। सिंबल यानी प्रतीक लिख दिया आपको, क्यू होता है, विमा क्यू बराबर बच्चों 80 होता है, तो विमा हो जाएगा 80, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है बच्चों? IT, I की मान A और T की मान T, तो विमा हो जाएगा 80। इसकी विशेषताएं क्या है? चार्ज की विशेषताएं बच्चों क्या है? देखिए चार्ज का मान, पहली कंडीशन, चार्ज का मान 0 भी हो सकता है, चार्ज का मान 0 भी हो सकता है, चार्ज का मान नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक, और चार्ज का मान पॉजिटिव भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है।
याद रखना ये चार्ज की विशेषता है बच्चों। चार्ज जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। और याद रखना चार्ज की सबसे छोटी यूनिट, यही बात याद रखना, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट, आज बेसिक बता रहे हैं आपको हम, चार्ज की सबसे छोटी जो बच्चों यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। यानी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा छोटा कोई चार्ज होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज होता ही नहीं। आपको बता दें कि कई साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा छोटे चार्ज की खोज कर चुके, लेकिन वो सब अपवाद है, वो गलत माना गया। इसे हम क्वार्क, इन्होंने मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटे भी चार्ज आ गए जिन्हें क्या नाम दिया गया? क्वार्क। क्या नाम दिया गया? क्वार्क। लेकिन ये सब गलत माने गए। क्वार्क, क्वार्क को सही नहीं माना गया। इस वजह से अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको इसी को ज्यादा मतलब सही माना जाएगा। पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉन को ही सही मानती है कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। क्वार्क फारक वो कुछ नहीं होते हैं, ठीक, वो तो सिर्फ अपवाद है, कल्पना की गई है। चार्ज जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब कूलम होता है, ठीक, प्रतीक सिंबल इसका क्यू होता है, बीमा इसकी एटी होती है। इस चीज को आप बच्चों याद रखना, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की शर्त है। अब इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे कूलम्स लॉ। तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आपको कूलम का नियम। कूलम्स लॉ क्या है? बच्चों आपको बता दें कूलम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो चार्ज यानी दो आवेशों के मध्य इंटरेक्शन के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा, सुनना जरा ध्यान से। इन्होंने कहा कि अगर कोई दो चार्ज हो, एक ये चार्ज Q1 है, ये दूसरा चार्ज Q2 है, और इनके मध्य इन्होंने डिस्टेंस मान ली r, एक दूरी पर सेट हो, r दूरी पर ही स्थित हो, ठीक। कूलम भाई साहब बोले कि कूलम भाई साहब ने दो चार्जों के मध्य, दो आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य इंटरेक्शन के बारे में जानकारी दी। इन्होंने कहा कि अगर कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हो तो इनके मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर, चार्ज की प्रकृति पर। अगर चार्ज समान प्रकृति के होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके मध्य का नाम वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर चार्ज असमान प्रकृति के होंगे यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इनके मध्य वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा। तो उन्होंने बताया कि अगर इन्होंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि जब कोई दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हो, कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r डिस्टेंस r दूरी पर स्थित हो, तो इनके मध्य जो फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करेगा, वो इन आवेशों के गुणनफल की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती यानी यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2। बताएं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। इस शब्द को जो अनुक्रमानुपाती पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? अनुक्रमानुपाती। इन्होंने इसे क्वेश्चन नंबर 1 नाम दिया। अनुक्रमानुपाती क्यों कहा, जरा ध्यान से सुनना। देखिए कहानी बच्चों आपको हम सुनाते हैं, कहानी को जरा ध्यान से सुनना। ये समझो कोई पिता है और ये इसका पुत्र है। ये पिता है, ठीक, और ये पुत्र है। इसकी अगर उम्र 25 वर्ष और इसकी उम्र अगर 5 वर्ष। पता बच्चों 5 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 30 वर्ष का। क्या पुत्र बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। ये 10 का हो जाएगा। अगले 5 वर्ष के बाद ये 35 को हो जाएगा और अगले 5 वर्ष के बाद ये 15 का हो जाएगा। बच्चों यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है क्या, कि जैसे जैसे पिता की एज बढ़ रही है वैसे वैसे पुत्र की एज भी बढ़ रही है। यानी पिता की एज के बढ़ने के साथ साथ पुत्र की एज बढ़ती है। और ऐसा नहीं कि मतलब पुत्र की एज हम ना बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है कि अगर पिता की एज बढ़ेगी तो पुत्र की भी बढ़ेगी। अगर कोई दो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली एक दूसरे पर डिपेंड करें, एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी बढ़े, दूसरी चीज बढ़े तो एक चीज पहली चीज बढ़े, तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या यूज किया जाता है? अनुक्रमानुपाती। हम कहेंगे कि जो पुत्र की उम्र है, पिता की जो उम्र है, वो पुत्र की उम्र के अनुक्रमानुपाती। यानी जैसे जैसे पिता की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे
उतनी की उम्र बढ़ती है। तो यहाँ पर अनुपाती वही यूज किया जाता है जहाँ पर एक साइड बढ़ने से अगर दूसरी साइड भी बढ़े। तो जरा ध्यान से देखना क्या ऐसा होता है। देखिए बच्चे, अगर ये कोई 4 कूलम चार्ज है, आप ही सोचो अगर कोई 4 कूलम चार्ज है और ये भी प्लस का 4 कूलम चार्ज है, तो इनके मध्य मान लो फोर्स लगता है, मान लो थोड़ी देर के लिए 6 न्यूटन। ठीक, अच्छा अब हमने चार्ज की मात्रा बढ़ा दी भाई, 5 कूलम कर दिया, ये 5 कूलम कर दिया, क्या बताओ फोर्स 6 न्यूटन नहीं लगेगा? भाई चार्ज बढ़ा तो फोर्स नहीं बढ़ेगा, चार्ज की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा। तो इनके मध्य फोर्स लगेगा 7 न्यूटन, लगेगा नहीं लगेगा? अगर हम चार्ज की वैल्यू फर्ज करो 10 कूलम कर दें, ठीक, तो यानी चार्ज बहुत ज्यादा हमने बढ़ा दिया, तो इनके मध्य फोर्स लगेगा समझो 10 ही न्यूटन एग्जांपल के तौर पर। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता है इनके मध्य। तो जब चार्ज बढ़ने से अगर फोर्स बढ़ेगा तो इसीलिए वहां पर यूज किया जाएगा अनुपाती। ठीक बच्चों, दूसरी बात क्या है, इन्होंने क्या कहा कि यही फोर्स, यही इलेक्ट्रिक फोर्स इन आवेशों के बीच की दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, इस कंडीशन को बच्चों कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ये क्यों कहा व्युत्क्रम? सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्युत्क्रमानुपाती जो वर्ड है, शब्द है, ये यूज क्यों किया जाता है। आपको बता दें कि कहानी को मैं समझा रहा हूं। फर्ज करो आप किसी पेट्रोल पंप पर गए, आपके जेब में 1000 रुपए है, ठीक, और ये आपका बर्तन है, आपने 2 लीटर डीजल डलवाया, इसमें 2 लीटर, मान लो 2 लीटर डीजल यहाँ तक आ गया, ठीक, इतनी कैन फुल हो गई, इतना बर्तन फुल हो गया। अब आपके पास 2 लीटर डीजल 100 रुपए के हिसाब से 200 का हुआ, आपके पास अब रुपए कितने बचे बच्चों? 800। कितना बचा रुपए? 800। ठीक, सोचा आपने थोड़ा और डलवा ले, खेत नहीं भाई भर पाएगा मेरा, खेत बहुत ज्यादा है ना, फसल सूख जाएगी। तो आपने 2 लीटर और 2 लीटर ये, 2 लीटर ये, टोटल कितना हो गया बच्चे? 4 लीटर। कितना हो गया? 4 लीटर। रुपए कितने आपके बचे हैं? आपके पास 600। तो जो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है देखना जरा ध्यान से। जैसे जैसे आप डीजल की मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कैन यानी जो बर्तन है आपका वो ऊपर की तरफ फुल होता जाता है। ठीक, मान लो आप 300 रुपए का और लेंगे तो आपके पास 300 रुपए बचेंगे और इधर 4 3 7 लीटर डीजल हो जाएगा, है ना, 3 लीटर बढ़ जाएगा, टोटल 7 लीटर। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि इधर रुपए कंटिन्यू घट रहे हैं, डीजल की मात्रा कंटिन्यू बढ़ रही है। अगर एक साइड घटे और दूसरी साइड बढ़े तो ऐसे केस में बच्चों क्या यूज होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या यूज होता है? याद रखना, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, एक साइड बढ़ने से अगर दूसरी साइड घटती है तो वहां पर हमेशा व्युत्क्रमानुपाती यूज होता है। देखते हैं क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है। देखिए बच्चों, ये कोई फर्ज करो, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। एक हमने का नाम एक 11,000 वोल्टेज एक हमने लाइन ली, ये लाइन है जिस पर 11,000 वोल्टेज का करंट जाता है समझो। ठीक, अब एक लड़का ये खड़ा है, एक लड़का ये खड़ा है, ये कोई लाइन है 11,000 की, ठीक, ये कोई 11,000 की लाइन है। एक लड़का ये खड़ा है, इसके ऊपर फोर्स लगता है F1, ठीक, एक लड़का है 1 मीटर की दूरी पर, इसके ऊपर फोर्स लगता है मान लो F1। एक लड़का है जो खड़ा है 2 मीटर की दूरी पर, ये वाला, इसके ऊपर फोर्स लगता है F2। अब आप बताओ कि फोर्स कहां पर ज्यादा लगेगा, 1 मीटर वाले लड़के पर या 2 मीटर वाले? तो आप जाहिर सी बात कहेंगे कि जो लाइन के ज्यादा करीब होगा ना उसी को ज्यादा हाई करंट लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, और जो लाइन से काफी दूर होगा उसे कम करंट लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी वैसे वैसे फोर्स का मान बढ़ेगा। यहाँ पर F1 ज्यादा है F2 से, यानी डिस्टेंस घटने से फोर्स बढ़ता है और डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया? व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर हम समीकरण 1 व 2 को मिला दें, 1 व 2 को क्या करने पर बच्चों? मिलाने पर, तो ये बन जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और अनुपात से हटाएंगे K आएगा, ठीक, K एक नियतांक है
के, जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे कूलॉम नियतांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कूलॉम नियतांक कहते हैं। ठीक, इसका मतलब बच्चों न्यूटन होता है। याद रखना क्या होता है? न्यूटन होता है। के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? याद रखना के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कूलम स्क्वायर। और इसकी बच्चों वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस वजह से यहाँ पर फोर्स का फार्मूला इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यूनिट रहेगा न्यूटन। ये बच्चों हमने सिस्टम बनाया है, ये निर्वात में है। कहाँ पर है? निर्वात में है। और निर्वात में बच्चों के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इस वजह से हमने उसको नहीं चलाया। आप लिख लेना ये सिस्टम निर्वात में हमने अज्यूम किया है, जो हमने कल्पना की है, निर्वात में कल्पना की है, बिंदु आदर्श निर्वात में रखे हुए हैं। वहां पर के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इतना आपका डेरिवेशन है और ये डायग्राम है। और थ्योरी में क्या लिख देना बताया है आपको। थ्योरी में सबसे पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद आप कूलॉम का नियम, और कूलॉम के नियम में आपको 2-3 लाइन लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ से छाप देना है। क्या लिखना है कि कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। और यहाँ तक आप छाप लेना। तो जो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज से डेली वीडियो अपलोड करेंगे क्लास 12 की मैथ एंड फिजिक्स की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।